हेलो दोस्तों, पीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विजन का जो है इकोनॉमी सेक्शन देखेंगे, जो जैन से सितंबर 2024 तक का कंप्लीट कवरेज रहेगा। इसको शॉर्ट रखने का प्रयास किया गया है और लगभग हम लोग 100 टॉपिक में पूरा इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे, जो भी विजन में आया हुआ है उसका मंथली मैगजीन में। ठीक है, और पीडीएफ के बारे में आपको फिर से बता दें, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, पीसीएस विंडो चैनल। उस चैनल पे जाएंगे तो आपको ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो 4-5 दिन पहले, ठीक है, आपको एक ग्रुप लिंक मिल जाएगा। आपको ऊपर स्क्रॉल करना होगा, आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा। वो ग्रुप स्पेशली 70वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। उसमें बहुत सारा मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, आंसर की क्विज दिया गया है और इसका भी पीडीएफ, और इससे पहले जो साइंस टेक करवाया गया था, आईआर करवाया गया था, एनवायरनमेंट करवाया गया है और इकोनॉमी करवाया जा रहा है, इन सब का जो है आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी अगर आपको ना मिले, कोई समस्या हो, तो आप जो है पीसीएस विंडो चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको इंक्वायरी मिलेगी। उस इंक्वायरी पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से ग्रुप लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, एक मिनट, इसमें जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2023 और 24 का आया है, उसको किसने रिलीज़ किया है? तो यूएनडीपी ने रिलीज़ किया है। इसका टाइटल क्या है? तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ठीक है, रीइमेजिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, तो ये इसका टाइटल है। उसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसके अंतर्गत आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, पार्ट ऑफ HDR है ये। तो ये 1990 से पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है जो कंट्री अचीवमेंट का 3 बेसिक डायमेंशन देखा जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का तो वो क्या है? तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज, और तीसरा ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा नॉलेज में देखा जाता है कि कितने वर्ष स्कूल में बिताया है और कितने वर्ष स्कूल में बिताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पीपी के आधार पे जो है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, जीवन का स्तर, उसको डिनोट करता है। तो ये डेवलप किया गया था, जो पाक इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के, इनका नाम है महबूब उल हक। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला स्विट्जरलैंड स्थान लाया है, दूसरा नॉर्वे है और तीसरा आइसलैंड है। इंडिया का क्या पोजीशन है भाई? तो इंडिया 134वें स्थान पे है। 2022 का ये रिपोर्ट जारी हुआ है। ठीक है, जो कि 2023-24 के नाम से आया है। इसमें 2021 में इंडिया 135वें स्थान पे था, अभी एक रैंक घट गया है, 134वें स्थान पे है। HDI वैल्यू क्या है इंडिया का? तो 0 से 1 के बीच में देखा जाए तो ये 0.644 वैल्यू है इसका। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है? तो 67.7 ईयर्स। ठीक है, तो 67.7 जो है हमारा जीवन प्रत्याशा है भारतीयों का इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद जो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है? तो $6,951 है। पहले जो 2021 में था वो $6,542 था, लेकिन बाद में ये बढ़ के 6,951 हो गया। तो हमारा इंडिया कौन से कैटेगरी में आता है? तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो चाइना का 75वां रैंक है, श्रीलंका का 78वां है, भूटान का 125वां है और बांग्लादेश का 129वां है, और भारत का इंडिया है तो ये भारत का 134वां है। तो आप देख सकते हैं भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, ये सब हमसे अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, और भी जो है अदर रिपोर्ट क्या क्या जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा? तो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो इस बार आया है मार्च 2024 में, जो 2022 का है लेकिन इस बार पब्लिश हुआ है। तो उसमें इंडिया का स्थान कितना है? 108। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें जो है ये कह रहा है कि मोर देन 2
230 million people in multi-dimensional poverty in 2001 in India। तो 230 मिलियन लोग जो है मल्टी डायमेंशनल में पॉवर्टी में थे। जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये क्या कहता है कि इंडिया शोज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 10%। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट ध्यान में रखना है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, MPI, इनइक्वालिटी इंडेक्स और HDI। ठीक है, आगे चलते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, इसको NSSO भी कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया है कि एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट का नाम है HECES 2022-23। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर सर्वे। तो एक्सपेंडिचर सर्वे जो किया गया उसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। ये ध्यान रखना है कि ये 10 सालों के गैप के बाद आया है, मतलब पहला जो इससे पहले आया था वो 2011-12 में आया था। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो मॉस्पी के अंतर्गत आता है। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब NSSO के बारे में देख लेते हैं। तो ये पार्ट है किसका, NSO का। ठीक है, NSSO किसका पार्ट है, तो NSO का। ठीक है, अब NSO का जाके देखिए क्या है फुल फॉर्म। ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर मॉस्पी। ठीक है, ये हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था। ठीक है, क्या किसको मर्ज करके, तो UN का एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड UN स्पेशल फंड, इन दोनों को मर्ज करके जो चल रहा था NSSO का निर्माण किया गया था 1966 में। तो क्या करता है, तो पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है, एनुअल सर्वे, उसको ये कंडक्ट कराता है। कलेक्ट डाटा इन रूरल एंड अर्बन प्राइसेस, जो अर्बन और रूरल जो है मूल्यों पर जो भी डेटा होता है वो इसको लेता है। और अन्य कोई जो सर्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या किसी स्टेट का, तो उसको भी NSSO द्वारा करवाया जाता है, मतलब जानकारी लेनी होती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं कि द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसको UN एस्कैप भी कहते हैं, इसने क्या किया है, पब्लिश किया है SDG प्रोग्राम रिपोर्ट। ठीक है, SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट, नॉट प्रोग्राम। ठीक है, SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये कौन किया है, UN का ESCAP। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अ करंट प्रोग्रेस टुवर्ड द 17 SDG एंड देयर टारगेट इन एशिया पैसिफिक रीजन। कहने का मतलब है कि जो 17 SDG टारगेट है उस पर जो है ओवरव्यू प्रदान किया है और क्या प्रोग्रेस अभी तक है उन 17 पे, इसके बारे में बात करता है। तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बैंकॉक में है। ये 1947 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। RBI हैज़ परमिटेड द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ G सिक्योरिटीज़। ठीक है, जिसको GSEC भी बोलते हैं शॉर्ट में, इस इशूइंग RBI डायरेक्शन 2030 इसके तहत। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग क्या होता है, अंडर द GSL ट्रांजेक्शन GSEC इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स शैल बी एलिजिबल फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, तो ये ट्रेजरी बिल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिए कि देखिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ट्रेजरी बिल समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो RBI द्वारा भारत सरकार की ओर से क्या करता है कि ये जारी किया जाता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स आता किसके अंतर्गत है, तो देखिए हम फाइनेंशियल मार्केट में दो पढ़ते हैं, एक मनी मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है, और एक कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं ना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट होता है जो एक वर्ष से कम का लेन देन होता है, जो फाइनेंशियल होता है, जो लेन देन होता है, ठीक है, जो वित्त का लेन देन होता है एक वर्ष से कम का जो होता है और इसमें एक वर्ष से ज़्यादा का होता है, अधिक का होता है, तो ट्रेजरी बिल्स इसी के तहत आता है, मतलब मनी मार्केट के तहत आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि RBI के थ्रू जो है भारत सरकार जो है इसको जारी करवाती है। और ट्रेजरी बिल्स 3 प्रकार का मतलब होता है, 3 प्रकार मतलब कि 91 डेज़ के लिए करवा दिया जाता है, उसके बाद 182 डेज़ के लिए करवाया जाता है और 364 दिन के लिए करवाया, क्योंकि 365 दिन से ऊपर होगा तो ये कहाँ चला जाएगा,
कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो इसी की तरह जो इसको इंक्लूड नहीं करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया है, परमिट कर दिया है आरबीआई। तो यही इससे संबंधित न्यूज़ था। चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे है, अगला है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसको डेवलप कौन किया है। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको डेवलप किया था 2016 में, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, किस चीज़ पे करता है, तो आईएमपीएस आप लोग पढ़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसी पे काम करता है। तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और कंट्री कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हमारा यूपीआई, तो भाई यूएई कर रहा है, ओमान कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, नेपाल कर रहा है, भूटान कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, मॉरिशस, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, देखिए, ठीक है। यूपीआई 123 पे क्या है, तो ये एक ऐसा पेमेंट सर्विस है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करता है। एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। तो भाई ये इनिशिएटिव है आरबीआई का और किसका, इंडियन बैंक एसोसिएशन का, ठीक है। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसको लाया गया था, ठीक है, एनपीसीआई को। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंतर्गत आता है, जो कंपनी एक्ट 2013 में वर्णित है। उसके अलावा जो कौन कौन सा एनपीसीआई ने कौन कौन सा पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो आईएमपीएस, जैसा कि यहाँ हम बताएं आपको, नाच, एईपीएस और यूपीआई, ऐसे ही बहुत सारा पेमेंट इंटरफेस को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ था। अगला चलते हैं कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब सहकारिता मंत्रालय, कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NUCFDC, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या किया है कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना किया गया है, किसके द्वारा, तो ये आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस chaired the meeting to review the program of National Bank for Financing Infrastructure Development in New Delhi। तो NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या है, तो 2021 में इसको लाया गया था, ठीक है। ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको लाया गया था, जिसका नाम, पूरा नाम इस एक्ट का देखें तो द नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और ये स्पेशलाइज्ड डीएफआई है। आप लोग पढ़े होंगे कि डीएफआई क्या होता है इकोनॉमिक्स में, तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, जो सपोर्ट करता है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, ठीक है। तो किस प्रकार उसको वित्त प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्या उसकी शर्तें होनी चाहिए, तो ये सब ये क्या करता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करता है। अगला चलते हैं। पीएफआरडीए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप जानते होंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके, एनपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए कि भाई ये करता कौन है, और पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या काम है या ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2000, इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। ये पीएफआरडीए एक्ट पास किया गया था 2013 में, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसका संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 6 मेंबर, चेयरमैन प्लस 6 मेंबर, ऑफ हुम एटलीस्ट 3 शैल बी द होल टाइम मेंबर। समझ गए ना आप, होल टाइम मेंबर होने चाहिए। इसमें से 3 जो मेंबर है उसमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, यह है प्रोजेक्ट गया। प्रोजेक्ट गया है, हमने एक बार उसमें भी देखा था, एक ऑब्जर्वेटरी भी देखा था साइंस एंड टेक वाले वीडियो में, ठीक है, कि गया किसका था, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या कहता है कि इसमें कहा जा रहा है टू इवैल्यूएट क्लाइमेट फाइनेंशियल रिस्क, इसको लाया किया गया है। तो इवैल्यूएट क्लाइमेट फाइनेंशियल, तो जो हमारा जलवायु है उसका जो फाइनेंशियल वित्तीय रिस्क जोखिम है उसको इवैल्यूएट करने के लिए प्रोजेक्ट गया चलाया गया। ये कौन चलाया है भाई, तो कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको BIS भी कहा जाता है, ठीक है, और बैंक ऑफ स्पेन, तो इन दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट गया चलाया है, ठीक है।
अब क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेंटर एंड सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू इन्वेस्टिगेट इफ हिंडरबर्ग रिपोर्ट ऑन शॉर्ट सेलिंग कॉज्ड हार्म टू इन्वेस्टर। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है इस चीज़ को लेकर, शॉर्ट सेलिंग को लेकर, तो इसी के बारे में न्यूज है। तो क्या है, शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ स्टॉक नॉट ऑन्ड एट द टाइम ऑफ ट्रेड। जब ट्रेड हो रहा था तो उसको ऑन नहीं किया गया था शॉर्ट सेलिंग को, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज है। आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है WTO के बारे में है। तो हम लोग WTO का देख लेते हैं कि ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1995 हुआ था उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद, जो 1986 से लेकर 1994 तक जो उरुग्वे जो वार्ता चलती है उसके थ्रू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देख सकते हैं इसमें मेंबर में है 166 कंट्री इंक्लूडिंग कॉस्मोरोस तिमोर लेस्टे। ये अभी 2024 में इसका WTO का सदस्य बना है। तो कॉस्मोस एंड तिमोर लेस्टे जो है आपको ध्यान में रखना है कि WTO का अभी मेंबर बना है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसके बाद जो WTO का जो है 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, ठीक है, जिसको MC13 कहते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रियल ऑफ कॉन्फ्रेंस 13 था। कंक्लूडेड विदाउट ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑन द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू, ठीक है। तो इंडिया ने, ठीक है, अपना पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू को लेके अपना बात रखा था, लेकिन वो बिना उस पर कोई परमानेंट सोल्यूशन के ही ये ख़त्म हो गया अबू धाबी में जो इनका मिशन। ये अक्सर ऐसा होता है, याद से नहीं देखा जा रहा है। अब पिछला भी 10 साल का आंकड़ा देखिएगा उठा के। तो WTO में जो है ना, जैसे सब्सिडीज़ पे भी चर्चा बहुत दिन तक चला, ठीक है, बहुत सारा मैटर पे चलते रहता है। तो कोई कंक्लूजन जरूरी नहीं कि उसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में निकल ही जाए। तो इससे रिलेटेड है। अब क्या है रिलेटेड न्यूज, G33 ग्रुप क्या है, तो कॉल्स फॉर द प्रोग्रेस ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड अहेड ऑफ 13th WTO मिनिस्टर। तो इसमें क्या है कि ये एग्रीकल्चर ट्रेड जो होता है इस पे बात करता है G33 ग्रुप, जो अभी होने वाला था 13वां जो अबू धाबी में हुआ। तो इस पे जो है ये अपना लोग गए थे कि प्रोग्रेस ऑन ट्रेड अहेड, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड पे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि G33 ग्रुप जो है, जो एग्रीकल्चर ट्रेड पे बात करता है, ये क्या है। तो ये 47 लोगों का एक ग्रुपिंग है जिसमें 47 देश हैं, और इसको फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कोलिशन किसका है संगठन, तो ये मिला हुआ है किसका, डेवलपिंग नेशन का, और इंडिया इसका ऑल्सो पार्ट है। तो G33 का इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। अब क्या है कि नो डिसीजन ऑन फाइंडिंग परमानेंट सोल्यूशन ऑन कर्बिंग फिशरी सब्सिडीज। देखिए फिर से आ गया ना, फिशरी सब्सिडी पे कोई भी बात नहीं हुआ वहाँ पे जो WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला है कि OECD। तो ये भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें 38 मेंबर हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली पब्लिश किया है ए रिपोर्ट ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड लॉ पेइंग वर्क, ठीक है। तो ये OECD जो है लॉन्च किया है। अगला है कि PM ने इनोग्रेट किया है क्या, तो एक पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, इसको PM ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। जो 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होते हैं, जिनको PACS भी बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इनको अक्रॉस 11 स्टेट में इनके लिए एक लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है रखा गया है सहकारिता विभाग के अंतर्गत, सहकारिता क्षेत्र के लिए। तो पूछ सकता है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था। अब सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है, और
इनॉग्रेशन किसने किया है? पीएम ने। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला है ICAR सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र का गोल्डन जुबली मनाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चर्चा में है तो क्या है। तो ये 100% फाइनेंस्ड बाय द सेंटर, इसका पूरा जो है वित्त पोषण 100% कौन करता है? तो केंद्र करता है। ये डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा 1973 में, मतलब जो कमेटी आई थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया है। पहला जो है कृषि विज्ञान केंद्र था 1974 में पौंडीचेरी में, जिसको पुदुचेरी भी कहा जाता है, खोला गया था, ठीक है, अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, इसके अंतर्गत खोला गया था। और ये क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपको 3-4 चीज़ ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पेसिस एंड culinary हब्स, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियन आपने पढ़ा होगा, देखिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये इसका जो है कोडेक्स कमेटी का क्या हुआ कि 7th सेशन कहाँ हुआ है? तो इसको ध्यान में रखा है, कोची केरला में हुआ है, ठीक है। ये जो है कोची केरला में हुआ है। और ये क्या करता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिस, ठीक है, जैसे स्मॉल कार्डेमम हो गया, टर्मरिक हो गया, है ना, जेनिपर बेरी हो गया, तो इन सब चीज़ के लिए जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को फाइनलाइज किया गया है इसमें, ठीक है। तो कोडेक्स इस सब पे काम ही करता है, ठीक है, एक तरह का फूड स्टैंडर्डिंग बॉडी है, ठीक है, कोडेक्स जो कमीशन है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एलिमेंट्री कमीशन है कोडेक्स का, इसको कौन स्थापित किया है या किसका इनिशिएटिव है? तो ये FAO एंड WHO 1963 में इन दोनों ने मिलकर इसको स्थापित किया है और इंडिया इसका मेंबर है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है इसके बारे में। आगे चलते हैं कि वर्ल्ड जो है WEF, ठीक है, WEF रिपोर्ट क्या कहता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कि रिपोर्ट है एक, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक। फिनटेक क्या होता है? तो फिनटेक में 2 चीज़ें हैं, एक है फिन से फाइनेंस और टेक से टेक्नोलॉजी, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी पे फिनटेक बात करता है एक लाइन में, ठीक है। तो अब क्या है कि द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक टुवर्ड रेजिलियंट and inclusive growth mentioned India as one of the most significant country for hosting and thriving cluster of fintech headquarters, ठीक है। तो ये WEF का रिपोर्ट है, बताया है कि द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक क्या होगा, इसका फ्यूचर इंडिया में कैसे ये काम, जो इंडिया के बारे में भी कुछ कुछ इसने मेंशन किया है, मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो इंडिया जो है फिनटेक में क्या स्थान रखता है? तो 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है ग्लोबली। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो क्या है वो 3rd लार्जेस्ट जो है फिनटेक इकोसिस्टम है ग्लोबली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रिसेंटली द यूनियन कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्राइसेस, ठीक है, 2024 वाज रिलीज्ड। तो यूनियन कोड किसके लिए रिलीज किया गया? तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। इसको इशू किसने किया था? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो सिंपल सा बात है, फर्टिलाइज़र जो है ये फार्मास्यूटिकल जो है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI रिलीज बाय मॉस्पी। मॉस्पी आपको बता चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसने एनुअल सर्वे निकाला इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 2-3 छोटा न्यूज़ देख लेते हैं कि PM ने क्या इनॉग्रेट किया है। तो PM ने अति किया है, इसको सबरूम लैंड पोर्ट भी कहते हैं। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। तो इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पे इसको PM ने, प्रधानमंत्री ने हमारे लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है। तो ध्यान रखना है, एक सी पोर्ट होता है, समुद्र के किनारे होता है, एक लैंड पोर्ट होता है जो लैंड के पर बना होता है पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लैंड पोर्ट किया है, सी पोर्ट नहीं किया, सबरूम लैंड पोर्ट है। तो लैंड पोर्ट क्या होता है, सबरूम लैंड पोर्ट क्या है? तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? तो चिटगांग पोर्ट को बांग्लादेश, ठीक है, का जो बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, चिटगांग पोर्ट जो है बांग्लादेश का, उसको कनेक्ट करता है मैत्री बीच से, जो मैत्री बीच बना हुआ है फेनी रिवर पे, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है वो किसको कनेक्ट करता है? तो बांग्लादेश का जो चिटगांग पोर्ट है, जिसको चिटगांव भी कहते हैं,
सूर्यसेन आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो चिटगांव अभी याद आ गया होगा, ठीक है। इसको चिटगोंग भी कहा जाता है, बांग्लादेश में पड़ता है अभी, जो पहले इंडिया में पड़ता था। तो मैत्री ब्रिज किस पे बना हुआ है? फेनी रिवर पे बना हुआ है। तो फेनी रिवर क्या है? तो एक ट्रांस बॉर्डरी रिवर है, किसके किसके बीच? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो साउथ त्रिपुरा से होती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फेनी रिवर कहाँ से निकलती है? तो त्रिपुरा से निकलती है। आगे देखते हैं, पीएम ने एक और चीज इनोग्रेट किया जिसको बोलते हैं सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात के एरिया में गल्फ ऑफ कच्छ, तो वहाँ पे सुदर्शन सेतु। ये इसको सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है, देखे होंगे ना, सिग्नेचर ब्रिज ऐसे रहता है, जो तारों के सहारे जो है इसको बनाया जाता है, तो नाम ही दे दिया गया सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है। तो क्या है? लॉन्गेस्ट केबल, ठीक है, केबल स्टेज ब्रिज, केबल से बंधा होता है, विद द सोलर पैनल इंस्टॉल जनरेटिंग द फ्लो। तो ये जो बना हुआ है ना, इसके टॉप पे सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया है सब, ठीक है। तो ये ऐसा जो है सोलर पैनल कि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करके देगा। ये 4 लेन ब्रिज है, कनेक्ट ओखा मेनलैंड, जो ओखा है वो किसको करेगा? जो है बेट द्वारका, ठीक है, गुजरात में। तो इस दोनों को कनेक्ट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुदर्शन सेतु, ठीक है। और 1 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा इस ब्रिज से। अब पीएम ने इनोग्रेट किया है सेला टनल, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये कंस्ट्रक्टेड ऑन रोड, ठीक है, कनेक्टिंग तेजपुर इन आसाम, आसाम के तेजपुर से, और तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये रोड बनाया गया था बीआरओ के द्वारा, और इसी के रोड के थ्रू आगे चलिएगा तो सेना टनल जाके जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। जो रोड है वो कंस्ट्रक्टेड जो रोड है पहले से बीआरओ के द्वारा बनाया गया था, उसी में जाके ये सेना टनल बीच में पड़ता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल, ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। तो ऑस्ट्रेलिया का कोई मेथड है, उसको इससे यूज़ में लाया गया है। ये वर्ल्ड का क्या है? लॉन्गेस्ट बाई टनल टनल है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर का है, और एल्टीट्यूड एबव 13,000 फीट। तो इसकी ऊंचाई जो है 13,000 फीट है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ये क्या किया है कि स्टार्टेड द फर्स्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम द इट्स क्लस्टर टू डीप सी प्रोजेक्ट, ठीक है। अपना डीप सी प्रोजेक्ट कुछ हुआ होगा ONGC, तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ध्यान में रखना है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, KG बेसिन जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या किया है कि ONGC ने अपना ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो कोई ये पूछ लेता है कि क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाया जाता है। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ONGC क्या है? तो ONGC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है ONGC, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है लगभग 72%। कंट्री का जितना हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन है उसमें 72% का योगदान अकेले ONGC करता है। एक चीज़ और बता दें कि इंडिया इज़ 3rd लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है इंडिया वो तीसरा है, ठीक है, 2021 के डाटा के अनुसार से। पहला है US और दूसरा है चाइना। किस चीज़ का? तो एनर्जी एंड ऑयल का। लार्जेस्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हमारे जो हमारा जो मतलब विश्व है उसमें क्रूड ऑयल से संबंधित क्या क्या बेंचमार्क है। तो एक बार UPSC में पूछ लिया था कि ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये हाल ही में चर्चा में रहता है, किससे संबंधित है? तो मेजर क्रूड ऑयल जो है ये प्राइस बेंचमार्क है, इसी पे जो है आधार पे तय होता है। तो ये ब्रेंट कहाँ चलता है? तो यूरोप में। वेस्ट टेक्सास कहाँ चलता है? तो US में। और ई लोग का तो दुबई, ओमान वालों का तो इन लोग का तो चलता ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको MITY कहते हैं, ठीक है, हैज़ एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू गूगल डीलिस्टिंग सर्टेन। देखिए क्या हुआ है ना कि गूगल ने क्या किया है कि एक बहुत ख़राब काम कर दिया है कि कुछ सर्टेन एप्लीकेशन को चिन्हित करके प्ले स्टोर से हटाने लगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो ठीक है, तो बस इससे रिलेटेड ये छोटा सा न्यूज़ था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, जिसको IP इंडेक्स भी कहा जाता है। तो IP इंडेक्स क्या है? तो इसको कौन जारी करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। IP इंडेक्स आ जाए कि कौन जारी करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको IP इंडेक्स भी कहते हैं। अच्छा,
टॉप कंट्रीज़ कौन है इसमें, तो यूएसए है, फ्रांस है, यूके है और फ्रांस है। इंडिया का क्या स्थान है, तो 55 कंट्रीज़ में 42वां स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये पब्लिश कौन करता है, तो वीपो करता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है और इंसीड, ये तीनों को मिला के जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, नवाचार सूचकांक। ठीक है, इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, तो 40वां स्थान है। ठीक है, 132 कंट्रीज़ में। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला चलते हैं की डेवलपमेंट। अच्छा, स्टार्टअप में भारत में क्या क्या सिस्टम में की डेवलपमेंट हुआ है स्टार्टअप सिस्टम में, तो उसके बाद उसके लिए देख लेते हैं। जैसे PLI स्कीम पूछा था ना 69 में कि किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये क्षेत्र है। तो फंड्स ऑफ फंड स्कीम जो है ये स्टार्टअप में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा एलिमिनेशन करने के लिए आ जाए और पूछ दे कि क्या दिया जाता है, तो हाँ दिया जाता है फंड्स ऑफ फंड स्कीम। तो क्रिसिस ने असेसमेंट किया है कि रिपोर्ट जो है उसका नाम है प्रभाव। क्या नाम है, प्रभाव। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पावरिंग ए रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द अचीवमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप। तो किसके लिए प्रभाव लाया गया है, तो स्टार्टअप के लिए लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टअप के लिए लाया गया है। ठीक है, वॉज लॉन्च बाई सिडबी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रभाव वॉज लॉन्च्ड बाई द सिडबी। इस्टेब्लिश कब किया गया था फंड ऑफ फंड स्कीम को, तो 2016 में किया गया था। कॉर्पस कितना था, तो 10,000 करोड़ का था। ठीक है, टू बूस्ट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनेबल अक्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ठीक है, चलते हैं। तो ये इसका मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है, तो DPIIT है। इसके बारे में देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग कौन है एजेंसी, तो सिडबी है। तो ये आप अगर मान लेते हैं कि कभी बोलते हुए या कभी मिस्टेक से कोई चीज़ गलत लिख दिया गया हो, तो उसको ज़रूर आप कमेंट में सेक्शन में बताएं, उसको सुधार करके जो है पिन कर दिया जाएगा कमेंट को। ठीक है, उससे क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन जो है पास नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं स्टार्टअप साला। स्टार्टअप साला क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अभी हम आपसे पूछे थे ना DPIIT, तो यही होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आगे आपको मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो स्टार्टअप साला इसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, जो भी जो है अस्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण जो होता है, अस्थाई जिसको परिसंपत्तियां बोली जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ब्रिज बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, आप मशीनरी बना रहे हैं, मशीनरी को बेच रहे हैं, तो या फिर आप कोई एक किसान है जो मशीनरी खरीद रहा है, तो एक तरह से क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है एक तरह से उसका। ठीक है, वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो जो भी जो अस्थाई परिसंपत्तियाँ होती हैं उस पे जो किया जाने वाला जो शुद्ध व्यय का आकलन जो करता है ना, ये करता है आपको इसी को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इनकम कहा जाता है। इसी को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। नहीं कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न देगा बाद में। इससे क्या होगा, ये तुरंत जो है खपत नहीं हो जाएगा, है ना। सैलरी आप देते हैं एम्प्लॉय को, सैलरी आप देते हैं, ठीक है, तो सैलरी दे दिए, उसके बदले में सेवा ले लिए। और जब कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, ये आप ध्यान रखिए, जाके इसको पढ़िएगा कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पहले चलता था, अब तो बंद हो गया है। रेवेन्यू क्या होता है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप पढ़िएगा तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में, इसी को इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये बोल रहा है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लार्जली रिमेन्ड आइदर स्लाइटली बिलो और एबव 10% ऑफ द GDP। कह रहा है कि जब से भारत आज़ाद हुआ और जो भी हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, 1991 में, तब से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा रहा हो। ये 10% से थोड़ा ही ऊपर नीचे GDP का रहा है अपना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये कहता है कि 1980 के दशक में GDP के 10% से ऊपर ये थोड़ा बढ़ा टू अराउंड 27%। ठीक है, इन 2007
और 8, ठीक है। तो ये 10% क्या था 1980 के दशक में था, और अराउंड जो है जब 2007 और 8 में आया तो ये 27% तक हो चुका था। लेकिन फिर भी ये कहता है कि 2011-12 ऑनवर्ड से हाउएवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिगेन टू ड्रॉप एंड हिट ए लो ऑफ 19.6% ऑफ द जीडीपी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर कंसर्न जताया गया है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है उसके अंतर्गत ये कह रहा है कि 19.6% ही 2020-21 में जीडीपी का हुआ है, मात्र इतना हुआ है। तो ये एक चिंताजनक विषय है जिसके बारे में बात कर रहा है। अगला देखते हैं कि रिसेंटली द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 वॉज रिलीज्ड which highlight coexistence of higher employment and wages in urban areas, called for the further investigation to understand its implication for the urban poor। ठीक है, हमको ध्यान में रखना है कि जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो ये जॉइंटली, ये तो आईएलओ तो होगा ही उसमें, ठीक है, और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये दोनों मिलके आईएलओ रिपोर्ट, ये दोनों मिलके इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी करते हैं। आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। तो अभी जो है ना ये सारा विवाद जो इनहेरिटेंस टैक्स पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्तराधिकार कर भी बोलते हैं, उत्तराधिकार कर है। तो अब हम इसका कहानी बताते हैं शॉर्ट में कि एक्चुअली है सैम पित्रोदा, वो कांग्रेस के सदस्य हैं, ठीक है, सैम पित्रोदा मतलब कांग्रेस के मेंबर है, ठीक है, कांग्रेस ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोल दिया ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जैसे यूएस और बड़े बड़े कंट्रीज़ में लगाया जाता है ना इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है, तो भारत में भी लगाया जाना चाहिए। तो क्यों लगाना चाहिए, तो ये जो आय की असमानता है, एक लोगों के पास बहुत पैसा है, अन्य लोगों के पास कम पैसा, इस इनक्वालिटी को कम कर देगा। अब इसी पे पूरा विवाद छिड़ गया है, पूरा मैटर यही है, ठीक है। तो उत्तराधिकार कर क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि पहला बात तो ये इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। इसी को पहले लोग कभी कभी कहते थे, एक समय था, बताएंगे कब क्या हुआ था, लेकिन ये जानिए स्टेट ड्यूटी से इसको लोग जो है स्टेट ड्यूटी या स्टेट टैक्स से जो है संपत्ति कर से इसको जो है लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं इसका। तो ये कहता है कि द यूज ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम इन द यूएस, ठीक है, एड्रेस्ड इकोनॉमिक इनक्वालिटी इज़ वाइडली डिबेटेड इन इंडिया। इस पर बहुत ज़्यादा विचार चीज़ हुआ। अब ये क्या कहता है कि इट इज़ ए लेवाइड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स इनहेरिटेड अपॉन द इंडिविजुअल। मतलब किसी कोई एक आदमी है, ठीक है, उसका 2 बच्चा है, ठीक है, तो इसका जो है मृत्यु हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका संपत्ति ट्रांसफ़र किसको होगा, इन दोनों बच्चा को। तो जो ट्रांसफ़र होगा ना, तो सरकार कहेगी कि इसका जो टोटल वैल्यूएशन है उसका तुम हमको 50% दे दो, ट्रांसफ़र कर रहे हो तो, ठीक है। तो यही होता है इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार कर, ठीक है। मान लो कि स्टेट टैक्स जो पहले लगता था कि टोटल जो उसका संपत्ति पे है तो स्टेट टैक्स तो लग ही रहा है, लेकिन ये कह रहे हो कि तुम अभी इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हमको 50% दे दो। क्या होता है ऐसा, तो यूएस में ऐसा होता है, ठीक है, 55% यूएस में लगाया जाता है, जापान में भी 55% लगाया जाता है, और साउथ कोरिया में भी 50% लगाया जाता है। इंडिया में कोई ऐसा टैक्स नहीं है। इंडिया में आपको बता दें कि 1953 का वर्ष था, 1953 में इस तरह का कर लगाया गया था इंडिया में, ठीक है, इनहेरिटेंस या स्टेट टैक्स के नाम पे मतलब लगाया गया था। लेकिन 1983 में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो इसको इबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। इसको स्टेट टैक्स को, इंडिया में अभी स्टेट टैक्स नहीं है, ठीक है, स्टेट ड्यूटी जिसको बोला जाता है, यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स के नाम से मशहूर नहीं था, ये स्टेट ड्यूटी के नाम से मशहूर था, ठीक है। तो वो इसको एबॉलिश कर दिया गया, कब, तो 1985 या 83 में है, ये मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि 1983 में ही होना चाहिए और 1983 में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एबॉलिश कर दिया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी, आप याद रखिएगा इसको। तो 1985 होना चाहिए राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, 84 में इंदिरा गांधी मरी हैं, तो ये 1985 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। आपको और बताते चलें कि इंडिया में वेल्थ टैक्स जो है, उसके बाद इंडिया में जो गिफ्ट टैक्स है, इन दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया। तो अभी हाल में एंजल टैक्स को भी
कहा है सरकार इस बार अनाउंस किया है कि उसको भी ख़त्म कर देगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेल्थ टैक्स को कब किया था? 2015 में कर दिया था, और गिफ्ट टैक्स को 1998 में। ये दोनों को जो है सरकार पहले ही ख़त्म कर चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में रिलेटेड न्यूज़ था। भारत में अभी कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको CBDT भी कहते हैं, ये साइन किया है हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड 25 APAs, इसको बोलते हैं क्या? तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये CBDT साइन किया है, ठीक है, 2000। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ में था, ये कॉन्टेक्स्ट था, समझ गए। ये क्या होता है एडवांस प्राइसिंग? तो ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बिटवीन? टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, ठीक है। जो हम मान लेते हैं एक एक्स नाम का व्यक्ति है, वो टैक्स पेयर है, और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। इन दोनों जो लोग हैं ना, एक विचार विमर्श कर लिए कि भाई हम इतना चीज़ पे इतना टैक्स देंगे, तो ये इसी को बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये पहले ही से ही अपना प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लिए कि इतना हम आपको टैक्स देंगे। तो ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। आगे चलते हैं। CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो, अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। क्यों? क्योंकि RBI और ने बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की है कैश डिपॉजिट रेशियो पे। तो इंडियन बैंक्स आर बैटलिंग द वोस्ट डिपॉजिट क्रंच इन 20 ईयर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है डिपॉजिट क्रंच से वो जूझ रहे हैं एट 80%, ठीक है। द CDR एट द हाइएस्ट सिंस 2005। तो अभी कहा जा रहा है कि 2005 से CDR बहुत हाई पे चल रहा है। तो CDR होता क्या है? तो इज़ द रेशियो ऑफ हाउ मच बैंक लेंड आउट ऑफ द डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज। मान लेते हैं बैंक के पास इतना पैसा है, तो उसमें से कितना जो है उसने लेंड किया है, ठीक है, उधार दिया है, उसी को लेके ये रेशियो निकाला जाता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, तो क्रेडिट कितना दिया है डिपॉजिट पे, ठीक है। तो उसी का ये रेशियो है जिसको CDR कहते हैं, ठीक है। बिहार में भी इससे रिलेटेड न्यूज़ था, तो आप पढ़ लीजिएगा बिहार का CDR रेट लगभग कितना है, इसको पढ़ के जाइएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि ए हायर CDR सजेस्ट दैट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बैंक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू लोन्स। कहा जा मतलब हायर अगर CDR है ना, तो वो कहा जाता है कि मतलब ज़्यादा लोन्स जो है दिया गया है बैंकों द्वारा, एलोकेट किया गया है ज़्यादा लोन्स, ठीक है। इट कुड पोटेंशली स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई ज़्यादा 100 रुपया है, तो इसमें से है जो है 90 रुपया जो है लोन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अति करेगा। लेकिन ये भी तो देखिए कि ये हायर रिस्क पे भी है, NPA भी बढ़ सकता है, इसे बढ़ सकता है ना। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि ये है। अगला देखते हैं स्कोर्स क्या है। तो स्कोर्स जो है, लगता है पेन का बैटरी चला गया है, तो हम लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही। तो स्कोर्स क्या कह रहा है? तो रेफर्स टू द सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम। तो याद रखना है स्कोर्स कौन लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। RBI रिलीज क्या किया है? तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया है, जिसको CCS भी कहते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर द डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दैट द कंज्यूमर फील्स, ठीक है। तो ये एक लेवल को सूचित करता है कि कितना आशावादी या निराशावादी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस सर्वे है इस तरह का, ये आप समझ गए ना। तो अबाउट द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। तो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके और इकोनॉमी को लेके कितना जो है एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वो फील करता है। तो इसके बारे में ये किया गया है। तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, पेन को थोड़ा चार्ज में लगा देते हैं। थोड़ा देर के बाद अगर पेन चार्ज हो जाएगा तो फिर से हम लोग शुरू करेंगे। बस 1 मिनट में इसको चार्ज में लगा देता हूँ, होल्ड कीजिए।
ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगला क्या था, अगला है रिसेंटली पीएम आस्क्ड द आरबीआई टू प्रिपेयर 10-year स्ट्रेटजी टू मेक द इंडियन रुपीज़ ए ग्लोबली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल करेंसी। ठीक है, और इंटरनेशनलाइजेशन को लेके जो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है मुद्रा का, इसको लेके आरबीआई ने क्या किया है कि एक 10-year स्ट्रेटजी को प्रपोज किया है। ठीक है, मतलब पीएम ने आरबीआई को कहा है, माफ़ कीजिएगा, पीएम ने मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने आरबीआई को कहा है कि एक 10 साल का जो है आप स्ट्रेटजी बनाइए कि इंडियन रुपीज़ को कैसे ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया जाए और कैसे इसको एक्सेप्टेबल करेंसी के रूप में बनाया जाए और कैसे इसका अंतर्राष्ट्रीय करण हो। ठीक है, तो आप इंटरनेशनलाइजेशन जो है मतलब करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसको पढ़ के जाइएगा एकदम, आप इसको बेसिक से ये क्या होता है हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, लेकिन इसको आप पढ़ के जाइएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि एक्सचेंज रेट को लिमिट एक्सचेंज रेट रिस्क, इसके रिस्क को कम कर देता है एक्सचेंज रेट के। ठीक है, और एक्सेस क्या करता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है हमको, तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी बूस्ट होता है इससे। उसके बाद जो है बजट का जो है डेफिसिट है, हमारा जो घाटा है बजट ये, वो भी इससे कम होता है। और ये कैपिटल फ्लो को भी रेगुलेट करता है, इसका फ़ायदा है। और उसके बाद क्या करता है कि फॉरेक्स रिजर्व का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करता है। इसका चैलेंजेस क्या है, तो भाई बहुत वोलाटाइल हो जाएगा। जब हमारा जो रुपया है वो एकदम मिल जाएगा जाके, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, तो ये एक्सचेंज रेट जो है इसको वोलेटिलिटी प्रदान कर सकता है। ठीक है, उतार चढ़ाव बहुत आ सकता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये डायलेमा, और इसको ट्रिफिन डायलेमा भी कहते हैं, इसको भी ला सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वल्नरेबिलिटी, जो इसका जो वल्नरेबल है ये हो सकता है, और एक्सटर्नल शॉक्स भी आ सकते हैं। मान लेते हैं अब जैसे कि कहीं मंदी आया किसी भी विश्व या किसी देश में या कहीं किसी पार्ट में आया, तो इंडिया भी उससे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लार्जली रूप से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी पे भी प्रभाव डाल सकता है। तो ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये था। अब ये ट्रिफिन डायलेमा क्या होता है, तो इसको देख लीजिए कि जो आर्थिक हितों का मतलब इसको बोलते हैं कि आर्थिक हितों का संघर्ष। ठीक है, ट्रिफिन डायलेमा आर्थिक हितों का संघर्ष, जिसमें उन देश, अब इसमें लिखा नहीं जा सकता क्योंकि पेन ही नहीं चल रहा है, तो जो उन देशों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के जो है अति से उत्पन्न होता है। ठीक है, बीच मतलब जैसे मान लेते हैं कि जो अल्पकालिक उसका क्या, किसी कंट्री का जो है घरेलू और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है, इन दोनों के बीच में जब संघर्ष होने लगता है ना, इसी को ट्रिफिन डायलेमा करते हैं। भाई करें कि ना करें, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इस पर अंतर्राष्ट्रीयकरण पे कौन कौन सा कमिटीज़ भी बना है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से कमिटी ने इसके लिए रिकमेंडेशन दिया है, कौन कौन सा नहीं दिया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो ये बासल पूछा जा सकता है कि बासल कमेटी किससे संबंधित है, तो बैंकिंग से है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये बासल क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, G10 कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, और ठीक है इसमें जो है 45 मेंबर हैं इंक्लूडिंग हमारा आरबीआई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है कि 2024 फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ किया है, तो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स फाइनेंशियल फॉर डेवलपमेंट, इसने रिलीज़ किया है। अगला देखते हैं स्टील सेक्टर इन इंडिया, तो स्टील सेक्टर के बारे में देखते हैं कि उड़ीसा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है, ठीक है, तो उड़ीसा करता है। दूसरा कौन करता है, झारखंड करता है, और तीसरा छत्तीसगढ़ करता है। इंडिया जो है इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील, जो कच्चा स्टील होता है उसको प्रोड्यूस करने में इंडिया कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया इज़ होम टू द 5th हाईएस्ट रिजर्व, जो 5वां हाईएस्ट रिजर्व है आयरन ओर का, जो हमारा लोहा का है, वो हमारा 5वां जो भारत है कहाँ स्टैंड करता है, तो 5th हाईएस्ट रिजर्व, मतलब 5वां सबसे बड़ा रिजर्व जो है भारत में ही है। ठीक है, आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, हम लोग जो है क्या है, नेट एक्सपोर्टर है किसके, स्टील के। बट डिमांड ऑफ कोकिंग कोल, याद रखना है कि जो कोकिंग कोल है जो स्टील मेकिंग में काम भी आता है वो हमारा इंपोर्ट होता है। तो हम स्टील में तो है नेट एक्सपोर्टर, लेकिन जो उसके लिए यूज़ बनाने में जो
यूज होता है कुकिंग कोयल, इस पर पूछा भी गया है 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन कि कुकिंग कोयल में जो है इंडिया क्या है, इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है। तो किस में इंपोर्टर है, तो कुकिंग कोयल में इंपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, 100% एफडीआई दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ठीक है, इंडियन स्टील जो सेक्टर है उसके लिए। अगला चलते हैं, अगला है कि नोट क्या है कि स्टील स्लैग जो होता है उसका यूज़ जो क्या है, स्टील स्लैग अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट में भी पढ़े हम उसको कि ये सोयल एसिडिटी में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में और सीमेंट प्रोडक्शन में, इन सब में सोयल जो स्टील स्लैग का जो है, जो उसका जो गंदा उंदा निकलता है स्टील का बनाते समय, तो उसका इस्तेमाल किस में होता है, तो जो मिट्टी के जो एसिडिटी को कम करने में, कंस्ट्रक्शन में और सीमेंट प्रोडक्शन में इस सब का यूज होता है। आगे देखते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक टारगेट सेट किया है कि 500 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन करना है। कब तक, तो 2034 तक हम लोगों को 500 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करना है। अब जल्दी से कोल सेक्टर देख लेते हैं। तो कोल जो सेक्टर है, एक मिनट, कोल सेक्टर जो है ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ इन्फॉर्म दैट कि पहली बार, ठीक है, इंडिया फर्स्ट टाइम इंडियाज कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन हैज़ क्रॉस्ड 1 बिलियन टूवर्ड्स ड्यूरिंग 1 बिलियन टन्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो 23-24 में 1 बिलियन जो है टन जो है हमारा उत्पादन हुआ है पहली बार इंडिया में कोल एंड लिग्नाइट का। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का डेटा है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये देखना है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट क्या है कोल का वर्ल्ड है, रिजर्व रखता है कौन सा, 5th लार्जेस्ट। तो याद में रखना, ये ध्यान में रखना है कि जो है 5वां सबसे बड़ा जो है कोल माइन रिजर्व जो है हमारे पास है इंडिया में। 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हम कोल के, 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम कोल के। ठीक है, और 50% जो है इंडिया का पावर जनरेशन किससे होता है, कोल से होता है, लिग्नाइट से। ठीक है, तो कोल में होता है ना लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन है इसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी क्या किया है कि डिक्लेयर किया है, एक केस चल रहा था उसमें कहा है कि हल्दीराम, ठीक है, ये क्या है कि एक वेल नोन ट्रेडमार्क के रूप में डिक्लेयर किया है हल्दीराम को। बोला कि भाई वेल नोन, तो भाई ट्रेडमार्क एक्ट जो है ये कहता है कि डिफाइंस ए वेल नोन ट्रेडमार्क एज ए मार्क विच हैज़ बिकम सो substantial segment of the public which use such goods and receive such services that we use of such mark indicates a connection। ठीक है, अब कहता है ना कि जैसे किसी एक ब्रांड का जब लोगों के साथ कनेक्शन हो जाए, जुड़ जाए, उसी को ट्रेडमार्क जो है वेल नोन ट्रेडमार्क कहते हैं। पीपल के साथ वेल नोन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, बहुत ज़्यादा जानने वाला। ठीक है, तो इसी को हिंदी में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क भी कहते हैं। एक ऐसा मार्क जो जनता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जब उपयोग करता है वो, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, उसी को वेल नोन ट्रेडमार्क कहते हैं। इससे रिलेटेड ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हल्दीराम है। चलिए अब देख लेते हैं कि पेटेंट जो है 20 सालों के लिए मिलता है, और पेटेंट एक्ट 1970 में के थ्रू ये मतलब ये अधिनियम लाया गया था। ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना है और ये 10 सालों के लिए मिलता है। 10 सालों बाद इसको फिर 10 सालों के लिए रिन्यू किया जा सकता है। डिज़ाइन क्या होता है, तो ये डिज़ाइन एक्ट 2000 के तहत मिलता है और ये 10 साल, उसके बाद 5 सालों के लिए मिलता है। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट जो है 1957 के एक्ट के थ्रू होता है संचालित। ठीक है, ये ऑथर को मिलता है लाइफ टाइम के लिए, और जो उसका प्रोड्यूसर होता है उसको 60 सालों के लिए मिलता है। और जीआई टैग, ये हमेशा चर्चा में रहता है, मालूम ही होगा आपको कि जीआई टैग्स जो है ये 1999 का जो है 9 छूट गया है यहाँ पे, एक्ट के तहत आपको मिलता है, और ये 10 सालों के लिए होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन अंडर कॉमन लॉ के तहत ट्रेड्स, ये ध्यान में रखना है, ये सब के लिए एक्ट बना है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट के लिए ये कॉमन लॉ जो है चलता है। और इसमें क्या है कि टिन जो है जब तक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बरकरार है तब तक आपका ट्रेड सीक्रेट चलता रहता है। अगला है सीडीपी सुरक्षा, ये क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो किसके लिए लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए है। ठीक है, उसमें सब्सिडीज़ दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो सीडीपी सुरक्षा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछ दिया कि किसके लिए लाया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब अगला है आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफ़र ऑफ 2.11 लाख करोड़। तो आरबीआई ने क्या किया है, सरप्लस दिया है किसको, गवर्नमेंट को, किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। कितना,
2.11 लाख करोड़ का दिया है, ठीक है, मोर देन डबल ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। पहले कितना दिया था, 86,416 दिया था और इस बार 2,11,000 करोड़ दिया है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब देखिए जो एग्रीकल्चर है ना, ये आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सवाल पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया रजिस्टर 8% डिक्लाइन, ठीक है, दिस ईयर 2014 एंड फेल शॉर्ट ऑफ एम्बिशियस टारगेट ऑफ कितना $60 बिलियन जो है, $60 बिलियन बाई 2022। तो इस बार कह रहा है कि 8% का रजिस्टर किया है क्या, डिक्लाइन, ठीक है, 23-24 के लिए, ठीक है। और जो उसका एम्बिशियस टारगेट था $60 बिलियन का 2022 में, ठीक है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के तहत तय किया गया था कि भाई 60 बिलियन तक पहुंचेंगे, उसमें वो शॉर्ट कर गया है। 8% डिक्लाइन इस बार देखा गया है। अगला कह रहा है कि इंडियन एक्सपोर्ट टच्ड 48.9 बिलियन, ठीक है, इन 2023-24, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना हुआ है, तो लगभग 48 बिलियन डॉलर हुआ है 23-24 में। और इसमें भी जो है डिक्लाइन देखा गया है 2022-23 से, क्योंकि 2022-23 में हमारा 53.2 बिलियन था, जिसको हमने कहा था कि 60 बिलियन तक ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन 48 बिलियन ही हमारा रह गया लगभग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब इंडिया एग्रीकल्चर इंपोर्ट का बात कर लेते हैं। तो 23-24 में उसमें भी क्या है, उसमें भी 8% का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया है, 35.7 बिलियन हो गया है इंपोर्ट हमारा, ठीक है। 35.7 बिलियन से कितना हो गया है, 32.8 जो है बिलियन हो गया है। तो मान लेते हैं कि इंपोर्ट तो हुआ है, तो चलो भाई ठीक है कि 8% का डिक्लाइन हुआ है, तो कुछ जो है चीज़ों का हम इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे होंगे, तो हो सकता है कि हो गया हो, ठीक है, या कोई ऐसा टैरिफ लगाए होंगे तो हो सकता है हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट तो हमारा होना चाहिए था, क्योंकि उससे तो हमारा इनकम जनरेट होता है, इनकम आता है हमको, फॉरेक्स आता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या हुआ। अब अगला चलते हैं। अगला क्या कहता है कि जो एज़ पर WTO ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू कहता है कि इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, दोनों इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड वो कितना था, तो एक्सपोर्ट हमारा जो WTO का जो रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैटिकल रिपोर्ट कहता है कि 2.4% जो है एक्सपोर्ट रहा है और इंपोर्ट कितना रहा है, 1.9% रिस्पेक्टिवली। तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहा है वर्ल्ड में, कंट्रीब्यूशन 2.4 रहा है और 1.9 रहा है 2022 के इसके डेटा के अनुसार। और ये देखिए इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन बरकरार है, कहीं कहीं बुक में 8वां दे दिया है 8 पोजीशन, लेकिन इसके अनुसार ये 9 पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका आपका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडिया का जो है रैंक 9 है ग्लोबल एग्री जो कल्चर एक्सपोर्ट है उसमें, ठीक है। और ये WTO का जो स्टैटिकल रिव्यू है इसके अनुसार इसका 9वां पोजीशन है। कई जगह 8 भी दे रहा है, हो सकता है उसका जो है 8 जो है काउंट करने का तरीका कुछ और हो, किसी और बेस पे किया गया हो, ठीक है। अगला देखते हैं कमोडिटी डिपेंडेंस। तो प्रेसिडेंट ऑफ अंगा, ठीक है, याद रखना अभी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले कौन थे ये देख लीजिएगा, अभी कौन चेंज हुए हैं जून जुलाई में। तो इन्होंने हाईलाइट क्या किया है, तो इस इशू ऑफ कमोडिटी डिपेंडेंस पे इन्होंने चर्चा किया है, बात किया है। तो देख लेते हैं, ये कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ और कमोडिटी डिपेंडेंट व्हेन इट merchandise export are heavily concentrated on primary commodities like crude oil, coal and iron। जब किसी देश का जो है ना उसका जो एक्सपोर्ट है प्राइमरी कमोडिटीज़ जैसे कि क्रूड ऑयल, कोल, आयरन, इसी सब पे टिका होता है, उसी को बोलते हैं कमोडिटी डिपेंडेंस। कि ये कंट्री का जो है ना पूरा का पूरा टिका हुआ है एक्सपोर्ट किस पे, तो ये स्पेसिफिक प्राइमरी कमोडिटीज़ पे। तो इसी को लेकर चर्चा हुई है, आपको ध्यान में रखना है कि पूछ दिया जाए कि इसमें कमोडिटी डिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, तो भाई प्राइमरी कमोडिटीज़ पे जो हमारा निर्भरता है उसी को बोलते हैं। अगला है SBI हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IBEX। ये क्या है, IIBX, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो SBI ये पहला बन गया है ट्रेडिंग करने वाला इसमें, ठीक है।
और ये स्टैब्लिश कहाँ किया गया है, इंडियन जो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ये कहाँ किया गया है, तो गिफ्ट जो सिटी है गुजरात में, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गांधीनगर, उसी में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है आईबेक्स को या IIBX को, और जहाँ पे SBI जो है पहला ट्रेडिंग करने वाला बना है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं आगे क्या, कितना नंबर हम लोग पहुँच गए, तो हम लोग पहुँच गए हैं 42 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी, तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो कीन्स के द्वारा दिया गया था, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी को बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास, ठीक है, मितव्ययिता का विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में जब लोग जो है ज़्यादा बचत करने लगते हैं ना, ठीक है, जब ज़्यादा बचत करने लगते हैं तो कुल मांग में गिरावट आती है और आर्थिक विकास क्या होता है, धीमा हो जाता है। इसी को बचत का विरोधाभास कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, बचत का विरोधाभास या जो है मितव्ययिता का विरोधाभास, कि लोग जो है बचत करने लगता है और उसका कुल मांग में क्या आता है, उसकी वजह से गिरावट आ जाता है और आर्थिक विकास क्या हो जाता है, धीमा आ जाता है, ठीक है। तो पैसा हम घर में रखें, कुछ खरीदने ही नहीं जाएंगे बाजार में, तो मांग कहाँ से बढ़ेगा, मांग तो गिरिए ना जाएगा। मान लेते हैं कि पानी का बोतल है और हम जो है बिक रहा है बाजार में और हम जो है उसको खरीदेंगे ही नहीं जाके, सब पैसा जो है अपने घर में बचत करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा, मांग जो है घट जाएगा, उसका मांग घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, विकास धीमा हो जाएगा। तो इसी को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी को किसने दिया था, तो कीन्स ने दिया था। अब अगला है ड्रिफ्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो ड्रिफ्ट प्राइसिंग के बारे में क्या है, तो इट इज ए ड्रिफ्ट प्राइसिंग क्या है, तो इट इज ए प्राइसिंग टेक्निक इन विच फॉर्म्स एडवर्टीज ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड रिवील अदर चार्जर लेटर, ठीक है। जब बाइंग पर मान लेते हैं कि हम 100 रुपया किसी चीज़ का प्रोडक्ट का निर्धारित करें, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ लगा दिया हिडन चार्जेस, ठीक है। अब हिडन चार्जेस लगा दिया और हम तो जान रहे हैं कि 100 ही रुपया, हम चलने मतलब खरीदने के लिए सब चीज़ स्टार्ट कर दिए, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया, बोलेगा बाद में सर डिलीवरी चार्जेस लगेगा, सर ये जो है ना इसका शिपमेंट लगेगा। अरे भाई तो इसमें तुम जोड़ दो ना, जोड़ दो, तो तुम इसका एक पार्ट जो है दिखा रहे हो कि इसमें 100 रुपया लग रहा है, बाद में जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जा रहा है पेमेंट का, तुम देख रहे हो कि इसमें जो एक्स्ट्रा है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट प्राइसिंग। ये भी चर्चा में रहा है कि बहुत सारा जो है ऑनलाइन कंपनीज हैं इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है। ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स जो है WEF जारी करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का रैंक जो है 39 है, तो इससे रिलेटेड है। अगला जो है ईशान इनिशिएटिव, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो पूछ सकता है ईशान इनिशिएटिव किसका है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। हवाई जहाज से उड़ान क्षेत्र से, नागरिक उड़्डयन क्षेत्र से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। अगला है RBI ने रिवाइज किया है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म, आप जाके पढ़ लीजिएगा बेसिक में कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। हम आपको बता देते हैं थोड़ा हल्का में कि इट मीन्स दो सेक्टर विच गवर्नमेंट एंड RBI कंसिडर द इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट फॉर द कंट्री एंड आर टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर सेक्टर। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है और RBI ने आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो भाई ये क्षेत्र है जिसमें जो है निवेश की ज़रूरत है, इसको पैसे की ज़रूरत है, तो जो बैंकों से कहें कि भाई तुम इनको प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो उसके लिए चार्टर निर्धारित किया गया कि भाई तुम जितना लोन दे रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर में इतना % दोगे, 40% दोगे, ठीक है, या इस क्षेत्र में इतना दोगे। तो कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, तो एग्रीकल्चर हो गया, MSE हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, याद रखना है, कन्फ्यूजन में आ जाएगा तो कहिएगा नहीं एक्सपोर्ट क्रेडिट कैसे हो सकता है, नहीं एक्सपोर्ट क्रेडिट में देना है, एजुकेशन में देना है, हाउसिंग में देना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में देना है, रिन्यूएबल एनर्जी को देना है और अदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्च कब किया गया था प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग को, मतलब फॉर्मलाइज़ कब किया गया था, तो फॉर्मलाइज़ किया गया था 1972 में, और इस पर वेरियस कमेटी ने बात किया है, इससे जुड़ी हुई थी, जैसे गाडगिल कमेटी 1969 में आया था, घोष कमेटी आया था, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। अगला है सेबी ने क्या किया है कि हैज सेट ए ग्राउंड रूल फॉर अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिनको फिनफ्लुएंसर कहते हैं। फिन का मतलब हो गया फाइनेंशियल, इन्फ्लुएंसर का मतलब हो गया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो ये उसके लिए सेबी ने क्या किया है कि अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या जिनको फिनफ्लुएंसर भी कहते हैं, उनको जो है प्रोहिबिट किया है, ठीक है। इसके बारे में ये
न्यूज़ है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ दिया जाए कि फिनफ्लुएंसर क्या होता है तो फाइनेंस से रिलेटेड है, FIN का मतलब फाइनेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सेबी ने अभी हाल में कहा। ठीक है, अब हम लोग अपना पेन ले लेते हैं और इसको फिर से चलाने का प्रयास करते देखते हैं तब तक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो है इंडियन ट्रेड डेफिसिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेड डेफिसिट किस चीज़ के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स पूछा जा सकता है कि भाई ट्रेड डेफिसिट कितना है। आप देखिएगा 69 का पेपर उठाइएगा, 68 का, तो ये बैलेंस पेमेंट से, ट्रेड डेफिसिट से, है ना, इस सब से क्वेश्चन रहता है। तो इसको देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2023-24 में जो आया है, उसके इंडिया रिकॉर्डेड द ट्रेड डेफिसिट विद द 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उसमें से 9 में जो है इसको डेफिसिट हुआ है, ट्रेड डेफिसिट। अब जो है करंट स्टेटस देख लेते हैं इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड में। ठीक है, इसको पहले ऑफ करिए, ड्रॉ विद फिंगर। तो क्या है, तो चाइना, USA, ठीक है, UAE, रसिया और सऊदी अरेबिया, ये क्या है, इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, चाइना, USA, UAE, रसिया और सऊदी अरेबिया। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो किसके साथ है, तो देखना है चाइना के साथ, रसिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, हांगकांग के साथ। ठीक है, वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है 22-23 के मुकाबले इस साल इंक्रीज कर गया है। किसके साथ, चाइना के साथ, रसिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, हांगकांग के साथ। ठीक है, सबके, लेकिन नैरोड हुआ है, कम हुआ है किसके साथ, UAE के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ और इराक के साथ। आपको ध्यान में रखना है USA, नीदरलैंड, UK, बेल्जियम एंड इटली आर द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है। पूछ देगा कि ट्रेड सरप्लस किसके किसके साथ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि USA के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, UK के साथ है, बेल्जियम के साथ है और इटली के साथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है कि PM ने क्या किया है कि अवार्ड किया है कृषि सखी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को उन्होंने जो है बनारस में इन्होंने कृषि सखी सर्टिफिकेट दिया है। अब देख लेते हैं कि कृषि जो सखी सर्टिफिकेट है, ये जो है कन्वर्जेंस प्रोग्राम, ये कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम जिसको कि SCP भी कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। दोनों लोगों का इनिशिएटिव है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है लखपति दीदी प्रोग्राम का एक भाग है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इसको रोल्ड आउट किया गया है 12 स्टेट में फेज़ 1 में, जिसमें बिहार शामिल नहीं है। फेज़ 1 में 12 स्टेट हैं जिसमें बिहार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी हैज़ अप्रूव्ड 7 स्टार्टअप प्रपोजल अंडर द ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल चलाता है। ठीक है, ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब ग्रेट इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं। इसका होता है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे इसको फैब्रिक को मजबूत किया जाने में, चाहे और भी चीज़ें करने में, डाइंग में, ठीक है, या और भी इसका कोई एस्पेक्ट हो सकता है, तो उसमें जो है इसके बारे में ग्रेट इनिशिएटिव बात करता है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है, तो अब ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। और भी इसका स्कीम है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चलता है। ये क्या है, कौन सा स्कीम है ये, कोई मित्र स्कीम करके है ना, ये चलता है। उसके बाद जो है अगला स्कीम है, ये है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, SITP। ठीक है, और उसके बाद अभी जो लॉन्च हुआ है विजन नेक्स्ट। तो ये सब स्कीम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला है कवच सिस्टम। रेल सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चर्चा में, इसलिए कवच सिस्टम के बारे में लिखा गया है। तो ये इंडिजीनियस ऑटोनोमस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। और जो क्या करता है कि RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम RFID और प्लस GPS पे ये काम करता है, इसका टेक्नोलॉजी है। और ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो RDSO के द्वारा, जिसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विथ 3 इंडियन वेंडर्स, ठीक है। तो ये तो इंडियन वेंडर्स अलग होंगे, कोई किया होगा, लेकिन इसमें डेवलप मेनली कौन किया है, तो RDSO किया है, आपको ध्यान में रखना है। तो रेल सुरक्षा के लिए और क्या है, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया गया था 2017-18 के बजट में, इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 1 लाख करोड़ का 5 सालों के लिए फंड डेडिकेट किया गया है, जो रेलवे का जो क्रिटिकल रेलवे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत करेगा उसके लिए। कमेटीज़ कौन कौन से रेलवे सेफ्टी से जुड़े हुए थे, तो काकोदकर कमेटी याद रखना है, इसने रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की बात कही थी, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। विवेक देबरॉय कमेटी जो 2014 में आई थी, इन्होंने रिफॉर्म करने की बात कही थी रेलवे सिस्टम में। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है आपको FDI से रिलेटेड। तो FDI में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या हुआ है, इस पर हम देखते हैं। तो जो DPIIT का जो डाटा है FDI का, तो ये बताता है कि जो 2023 और 24 में जो इनफ्लो है ना FDI का, वो घट गया है। कितना, तो ये घट गया 3.49%, ठीक है। टू कितना हो गया है, ये घट के 44.42 बिलियन हो गया है पिछले साल की तुलना में, ठीक है। और महाराष्ट्र आपको ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट FDI जो है इसको मिला है, राज्य जो है कौन सा है, महाराष्ट्र है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे कर्नाटका, ये रिपोर्ट कहता है। सिंगापुर जो है ये टॉप सोर्स था अपना फॉरेन इनफ्लो का, जहाँ से हमको मिला है, ठीक है, जहाँ से हमारा फॉरेन इनफ्लो आया है, तो वो कौन सा है, सिंगापुर। उसके बाद दूसरा कौन है, मॉरिशस, और तीसरा कौन है, USA। टॉप 5 कंट्री जो FDI जो है इक्विटी का जो इनफ्लो कराते हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं जहाँ भारत में आता है, तो मॉरिशस, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड और जापान, ठीक है। और कौन सा सेगमेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है हाईएस्ट FDI इसको मिला है। तो ये सेगमेंट को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मिला है हाईएस्ट FDI, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो 2024 का रिपोर्ट है कौन जारी किया है, तो FAO किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ए वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ठीक है, तो ये अंकटाड करता है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ये तो आपको पता है, पहले भी इसमें पढ़े थे हम लोग, ILO करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रिस्टन कर्व। तो प्रिस्टन कर्व क्या होता है कि ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था सैमुअल H. प्रिस्टन। इन्होंने 1975 में प्रिस्टन कर्व की संकल्पना दी थी। ये कहता है कि इट हाईलाइटेड दैट द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डज नॉट कॉज ए मच राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इस पॉपुलेशन बियॉन्ड ए पॉइंट। कह रहे हैं कि एक पॉइंट तक जो है ना, जो आपका पर कैपिटा इनकम जो बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा आपके जीवन जो है लाइफ का स्तर को बढ़ाए, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में एक समय के बाद जो है पर कैपिटा इनकम का जो है योगदान नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी के बारे में प्रिस्टन कर्व इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इस पे बारे में चर्चा थी इसमें। अगला है RBI ने क्या किया है कि ज्वाइंट किया कौन सा प्रोजेक्ट, तो नेक्सस। तो नेक्सस क्या है, एक रिटेल पेमेंट क्रॉस बॉर्डर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है, जिसमें इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को किया जाता है, जिसको बोलते हैं IPS, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, IPS, ठीक है। तो इसके लिए RBI ने नेक्सस ज्वाइन किया है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक कॉन्सेप्टलाइज किसको किया गया था, तो इनोवेशन हब जो है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसको BIS कहते हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, तो उसी ने ये बनाया है, मतलब उसी का ये नेक्सस है, इनिशिएटिव है, और इसी को RBI ने ज्वाइन किया। अगला RBI ने कुछ लॉन्च किया है वेरियस इनिशिएटिव, देख लेते हैं। प्रवाह पोर्टल क्या है, तो भाई परफॉर्म ए रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो प्रवाह पोर्टल पूछ सकता है कि कौन लॉन्च किया है, तो ये RBI ने किया है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन किया है रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के लिए। फिनटेक रिपोजिटरी का शुरुआत किया है,
ठीक है, पहल किया है। अब देखते हैं वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है। तो वेरिएबल देखो, व्हेन द आरबीआई, जैसे कि आरबीआई क्या करता है ना, कि मान लेते हैं ये आरबीआई है और ये है XYZ कोई बैंक, ठीक है। अब आरबीआई क्या कहता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि अल्पकालिक जो है समय के लिए, जब ये बैंक जो है, जो एक्स बैंक है, आरबीआई से बोलता है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तुम हमको कुछ पैसा दे दो उधारी, ठीक है, रेपो रेट मांगता है। अब जो है आरबीआई ने रेपो रेट का फिक्स किया है कि भाई 4% है, इतना पे तुमको हम देंगे, ठीक है। तो अब ये कहता है कि भाई, आरबीआई को कहता है कि अरे मार्केट में तो हमको 3% में मिल रहा है सर, तो हम आपका पैसा 4% पे क्यों लें। तो ये क्या करेगा, आरबीआई के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आरबीआई तो 4% कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, मार्केट से उठा लेगा पैसा, ठीक है। तो तो इसमें क्या होता है, और रिवर्स रेपो रेट जानबे करते हैं आप क्या होता है, जब आरबीआई को ज़रूरत पड़ता है और जब ये, तो लिक्विडिटी को कम ज़्यादा करने का मार्केट में जो है वो एक तरह का ये माध्यम भी है। मान लेते हैं आरबीआई जो है पैसा को, मतलब रेपो रेट बढ़ाता है तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आरबीआई रेपो रेट को घटाएगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तरलता, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट में भी, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान है। अब है कि वेरिएबल है, ये रेपो रेट क्या होता है। तो जब लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, बैंक्स आर नॉट, अभी बताया ना, नॉट ईगर टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट, ठीक है, एज द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी मे एट लीस्ट लोअर, ठीक है, इन दैट केस। तो कहता है आरबीआई चलो भैया ये है। अब करता है आरबीआई अलाउ बैंक्स टू बोरो वीआईआर मतलब वेरिएबल रेपो रेट पे कहता है कि चलो भाई, मार्केट जो जनरली तुमको ऑफर कर रहा है ना, उसी रेट पे जो है, मतलब लोअर रेट पे, रेपो रेट 4% है ना, चलो हम तुमको जो मार्केट रेट दे रहा है उसी में, लेकिन हम ही से लो पैसा। इसी के लिए कहता है कि वेरिएबल रेपो रेट, इसका नाम दिया गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है, वेरिएबल। तो इसी के लिए वेरिएबल रेपो रेट लाया गया है, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। पंप एंड डंप क्या होता है, तो सेबी ने कहा है कि भाई पंप एंड डंप इम्पोज करेंगे फाइन, ठीक है। सम इंडिविजुअल आर एलिजिबली ऑपरेटिंग जो है पंप एंड डंप स्कीम। क्या होता है इसमें कि ए मैनिपुलेशन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग द स्टॉक प्राइसेस, ठीक है, टू द फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और रिकमेंडेशन। कहेगा ना, अरे इसका स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, उसका स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, और उसको जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के जो है खरीदवाएगा, बेचवाएगा, वो बोला पंप एंड डंप। तो ये पंप एंड डंप किससे है, तो स्टॉक मार्केट से। आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, माथा चकरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, सेबी हैज़ फॉर्म्ड उषा थोराट कमेटी। सेबी ने उषा थोराट कमेटी का स्थापना किया है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो इट इज़ एन एंटिटी विच हैंडल द एक्टिविटीज़ ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एंड सिक्योरिटीज़ और द अदर इंस्ट्रूमेंट दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी जो है क्लियरिंग जो कॉर्पोरेशन है, ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेड होता है उसी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो उषा थोराट कमेटी इस पर किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो ये इंडिया का जो G20 टास्क फोर्स है, ये DPI रिलीज़ किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये किसके थ्रू आया है, तो G20 के थ्रू आया है, आपको ध्यान में रखना है। और इसी का जो इस पर जो टास्क फोर्स बना था उसी ने रिलीज़ किया है। क्या रिलीज़ किया है, तो G20 टास्क फोर्स ऑन DPI, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, अगला है एंजल टैक्स। तो अब कह रहे थे ना कि कौन कौन सा टैक्स हटा दिया है, तो 2024-25 में क्या किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एबॉलिश करने का एंजल टैक्स को, ठीक है। तो ये कहा है कि भाई एंजल टैक्स को हम हटा देंगे। तो एंजल टैक्स क्या होता है, तो रेफर्स टू ए इनकम टैक्स दैट अ गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फंडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग कंपनी और स्टार्टअप इफ देयर वैल्यूएशन एक्सीड द कंपनी फेयर एंड कंपनीज फेयर मार्केट, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2012 में इसको एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन। जो टैक्स इवेजन होता है और मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसी से कर्ब करने के लिए भी इसको लाया गया था। अब देख लेते हैं कि देखिए ऐसे क्या होता है
कि इसे जो है ना मतलब उस आयकर को संदर्भित किया जाता है जो सरकार जो है गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप के लिए जुटाई गई फंडिंग। मान लेते हैं कोई स्टार्टअप है, उसको कोई आके, एंजल का मतलब क्या होता है? एंजल का मतलब होता है ईश्वर का जो भेजा गया दूत, ठीक है। तो भाई स्टार्ट इसके लिए पैसा नहीं था, तो ये एक्स आया बड़ा सा कंपनी, बोला ये तुमको हम फंडिंग करेंगे, तुम जो है ना स्टार्टअप खोलो, हम तुमको बैक से सपोर्ट करेंगे। तो भाई तो बढ़िया चीज़ के लिए गया, तो इस पर जो है टैक्स लगता था, मतलब एंजल जो है सपोर्ट कर रहा है तो टैक्स लगता। लेकिन अब जो है इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, ये अपना काला धन को क्या करेगा, बोलेगा कंपनी खुलवा देगा, ठीक है, एंजल टैक्स के थ्रू, मतलब एंजल इन्वेस्टर बन के जो है एंजल इन्वेस्टर बन के इसका कंपनी खुलवा देगा। तो इस तरह का जो है फर्जी कंपनी बनने लगेगा बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि उसको ब्लैक मनी छुपाना है, एंजल इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टर है वो। तो इसमें क्या होता है कि गैर सूचीबद्ध कंपनियों और स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पर लगाई जाती है जो एनुअल टैक्स है, यदि उनका मूल्यांकन जो है कंपनी के उचित बाजार मूल्य से जो है अधिक है। इसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी एक क्या है, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं ना, मतलब जो एक तरह के अस्थायी जो कार्य जो वर्कर होते हैं, वो गिग इकोनॉमी जो है अस्थायी कार्य का। तो ये कह सकते हैं कि ये मुक्त व्यापार प्रणाली है, मुक्त व्यापार प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि अस्थायी कार्य के अवसर पैदा होते हैं। जैसे ओला उबेर ये सब देखते हैं ना, कि अपना गया काम किया वापस आ, इनका कोई परमानेंट जॉब है नहीं, ठीक है, जब तक काम कर रहे हैं स्विगी ओला है ना जोमेटो, तो ये गिग इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं अस्थायी तौर पे। तो ये क्या कहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पब्लिश कर दिया है ड्राफ्ट, ठीक है, गिग इकोनॉमिक्स वर्कर पे, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला है इंडिया वेलकम इट्स फर्स्ट कार्गो शिप इट्स न्यूली बिल्ट सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम में, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरला में। तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है पोर्ट, और ये न्यूली बिल्ट सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, और यहीं पे जो है इंडिया ने अपना कार्गो वेलकम किया है। अब बजट 2024-25 में इंडिया हैज़ बिन अनाउंस दैट द वेंचर कैपिटल फंड 1000 करोड़ का किस लिए तो सेटअप करेगा, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। भारत में वेंचर कैपिटल फंड कितने का हुआ है, तो 1000 करोड़ का हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ई मोबिलिटी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रोड मैप जो है इंडिया रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि नेट जीरो को कैसे प्राप्त करना है। तो इसके लिए ई मोबिलिटी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप दिए हैं, ये कौन दिए हैं, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसको आपको ध्यान में रखना। अगला है आरबीआई अनाउंस किया है क्या, कि सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से लेकर 2027 तक के लिए आरबीआई ने कहा है कि हम सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बात आरबीआई ने रिलीज़ किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये तो आसान है, आरबीआई रिलीज़ करता है, तो इसने रिलीज़ किया। अगला है कि वुमेन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन हैज़ लॉन्च शहर प्रोग्राम। शहर प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, तो WEP वुमेन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन, इसको बोलते हैं सिविल, ठीक है, पूरे को। तो ये इसने क्या किया है कि एक शहर प्रोग्राम करता है क्या है कि क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है विच विल हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेस फाइनेंशियल टूल फॉर बिजनेस ग्रोथ विद द फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट एंड बिजनेस स्किल। तो शहर एक प्रोग्राम है जो क्रेडिट एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और WEP के बारे में देख लीजिए कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स ये जो WEP है ये पब्लिक प्राइवेट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो परफॉर्म करता है क्या, ये जो है इनक्यूबेटेड हुआ है नीति आयोग के तहत। तो WEP जो है PPP है जो इनक्यूबेट किया गया है नीति आयोग के तहत, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। और इसका एम क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना और वुमेन इंटर्नशिप को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी 7 मेजर स्कीम को लॉन्च किया है, उसमें जो है फार्मर का कैसे लाइवलीहुड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 7 बड़े मेजर जो है स्कीम लॉन्च किए हैं, 14,235 करोड़ का आपको ध्यान में रखना है। इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, क्रॉप साइंसेस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर
एजुकेशन मैनेजमेंट को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा उसके बारे में है, और सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ प्रमोशन के बारे में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हार्टिकल्चर के बारे में है, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में है, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसको आपको देख के चलना है। अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 2015 में आया था, इसका जो है 10 साल होने वाला है 2025 में। अभी इस पर क्या है न्यूज़ में, तो नीति आयोग ने जो है और KPMG एक कंपनी है उसने पब्लिश किया है इस पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है 2015 में आया है। ये एक्सटेंड करता है अफोर्डेबल क्रेडिट टू द माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो MSME है ना, उनको ये क्रेडिट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्यों प्रदान करता है, तो बहुत सारा संगठित क्षेत्र हैं और बहुत सारे छोटे छोटे जो कार्यरत हैं, तो उनको फॉर्मल सेक्टर में कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए, एक फॉर्मल सेक्टर की धारा में उनको कैसे लाया जाए, इसके लिए ये काम करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसके 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ये है शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु जो है 50,000 दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख तक किशोर में दिया जाता है, और 5 लाख से 20 लाख तक तरुण में दिया जाता है। ठीक है, अभी ध्यान में रखना है कि बजट 2024 में 10 लाख था ये लिमिट तरुण का, जिसको 20 लाख कर दिया गया, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और कितना परसेंटेज उसमें इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है देकर। अगला है जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने लॉन्च किया है ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपको ध्यान में रखिएगा कि क्रिएटिव इकोनॉमिक के लिए ऑल इंडिया जो है इनिशिएटिव कौन स्टार्ट किया है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया है। ठीक है, अब क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है, तो इसी को ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये क्रिएटिव जो है एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्रिएटिव एसेट्स जो होता है, जो जनरेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इसी पे मतलब मान लेते हैं कि जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, एक तरह से इसको ना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माना जाना चाहिए। ठीक है, नॉलेज बेस्ड, जैसे ज्ञान का उपयोग करके आप कैसे जो है क्रिएटिव रूप से नवाचारी उपाय करके कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उसी के बारे में ये बात करता है। अगला है कि यूनियन बजट जो है 2024-25 का, इसने अनाउंस किया है कि यूनियन गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट एंड ए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज़ विथ ए पॉपुलेशन ओवर 30 लाख। तो 30 लाख से ज़्यादा 14 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है इसमें यूनियन बजट में, अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। तो उस तरह का जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करेगा, इसमें हर चीज़ उसमें रहेगा, जो भी स्मार्ट सिटीज़ या जो भी जो है रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रहेगी। तो इसी को आइडेंटिफाई करके जो 30 लाख से ऊपर के जो 14 लार्ज सिटीज़ हैं उनके लिए यूनियन बजट में लाया गया। अब अगला है नॉन टैरिफ मेजर्स। तो ये क्या होता है नॉन टैरिफ मेजर्स, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स 2030। ये कौन कहता है, तो WTO का जो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट है, ये कहता है कि भाई इंडिया जो है इसमें जो है सेकंड है लार्जेस्ट यूजर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मान लेते हैं कि जैसे कि प्रतिबंध लगा दिए, कोई सीमा शुल्क लगा दिए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ कर दिए जिसमें कि कोई टैरिफ लगा दिए, तो इसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। ठीक है, तो ये दे आर डिफाइंड एज ए पॉलिसी मेजर अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ दैट कैन पोटेंशियली डिट्रीमेंटल टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये लोग क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं कि जो कंट्री जो है नॉन टैरिफ मेजर लगा रहा है, जैसे सब्सिडी वगैरह लगा दिया, सब्सिडी लगा दिया, तो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये जो है डिट्रीमेंटल है, इसका क्षरण कर देगा, ये खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, इसको गिराता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वे उपाय जो सीमा शुल्क के अलावा किसी देश में आयात या निर्यात को विनियमित करते हैं जो ज़्यादा प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं, जैसे कोटा, सब्सिडी, लाइसेंसिंग, ये सब जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खतरनाक है, उसको कम करते हैं। तो इसी के संबंध में नॉन टैरिफ मेजर जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है डेप्थ फॉर डेवलपमेंट स्वैप एंड अप्रोच टू फ्रेमवर्क। ये कौन किया है, IMF जारी किया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। सीवीड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सीवीड। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है अगला ग्रेनेटियम, ये आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया गया है। ये WEP हमेशा ध्यान रखना है, और उड़ीसा गवर्नमेंट WEP जो है UN का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इसने मिलकर लॉन्च किया है। ऐसा नहीं कि FCI दे ऑप्शन में और आप मार के चले आए, FCI नहीं है ये। ठीक है,
तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ मिलके। ये 24/7 ग्रेन एटीएम है, हर समय अनाज देगा। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसी के तहत इसको जो है लाया गया है और इसका नाम जो है क्या है, अन्नपूर्ति है। इसका नाम क्या है, अन्नपूर्ति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो एटीएम है और डिजाइन और डेवलप किया है WEF, क्या बोले, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया, इसीलिए इसको डेवलप किया। अगला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 60 फेयर प्राइस, जो फेयर प्राइस होती है ना PDS की दुकानें, तो उस शॉप्स को जो है उसको क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसको बदला जाएगा कि इसमें जन पोषण केंद्र में। पूछ सकता है कि जन पोषण केंद्र क्या है, तो FPS है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा मिनिस्ट्री किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक वायुयान विधेयक है, जो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 में आया है, लोकसभा में पेश किया गया था। ये 90 साल जो है ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट जो 1934 में आया था उसको ये रिप्लेस करेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। OCI स्वराज्य, ये क्या है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है तो ये क्वालिटी का ही बात करेगा। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेल इन क्वालिटी एंड इनोवेशन, तो जो भाई एक क्वालिटी में और इनोवेशन में, नवाचार में बढ़िया करेगा, उसी को जो है रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसी के लिए क्वालिटी स्वराज्य जो है लाया गया है। तो ये एम क्या है इसका, तो भाई डेवलप विकसित जो इंडिया को बनाना है, तो उसी के संदर्भ में जो करेगा उससे संबंधित ये है। तो अब जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो 1996 में आया था, एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ज्वाइंटली सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री उसमें एसोचैम, फिक्की, CII ये सब मिलकर किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है, तो DPIIT है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये 4 कैटेगराइज्ड पिलर जो है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन, इस पे ये ध्यान देता है जो स्वराज्य है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 4 पिलर पे ध्यान देता है। अगला है लिथियम से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है उन्होंने क्या किया है कि 1600 टन का जो है लिथियम रिजर्व जो है ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में उन्होंने एक्सप्लोरेशन के लिए कहा है। अब लिथियम क्या है, इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी फ़िलहाल में 5.9 मिलियन टन्स का रिजर्व को होल्ड करता है। और क्या होता है लिथियम, तो एक साल्ट सिल्वरी वाइट एल्कलाइड टॉक्सिक मेटल होता है जो लेस्ट डेंसिटी होता है, सबसे इसका लोएस्ट डेंसिटी होता है, इसका जो है लोएस्ट घनत्व होता है, सभी मेटलों में लोएस्ट घनत्व होता है लिथियम का, ये आपको ध्यान में रखना है। लिथियम ट्रायंगल में चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना ये 3 कंट्रीज आते हैं। और इसका एप्लीकेशन किस में होता है, अब इसका एप्लीकेशन होता है रिचार्जेबल, जो लायन आयन बैटरी करते हैं, रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं, उसी में जो है इसमें आता है। अगला जो है वो है टैंटलम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी याद रखना है कि जो है लिथियम जो है इसको क्रिटिकल जो है स्ट्रेटजिक मिनरल भी कहते हैं। ठीक है, लिथियम को भी। तो ये टैंटलम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है इसको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल के रूप में। और ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है जो जिसका एटॉमिक नंबर 73 है और ये ग्रे हैवी होता है, वेरी हार्ड होता है और कोरिजन रेसिस्टेंट होता है ये। ठीक है, इसमें जंग होने लगता है। और उसके बाद जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका किस में यूज़ होगा, कैपेसिटर यूज़ बनाने में होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस का, सर्जिकल इक्विपमेंट में हो सकता है, प्लांट में हो सकता है। ठीक है, तो ये है टैंटलम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ए वर्किंग पेपर रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट 1960 से 61 से लेकर 1923 और 24 के लिए एक वर्किंग पेपर जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है PM को जो रिपोर्ट करते हैं, जो PM के अंडर में है, उसने हाईलाइट किया है कि जो इंडियन स्टेट में जो है बहुत ज़्यादा अनइवन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब किसी इंडियन स्टेट का ज़्यादा है, किसी तो इस पर कौन बात किया है, तो जो भाई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है PM का, वही उस पर बात किया है। ये एक डाटा पेश किया है 1960-61 से लेके 2023-24 का। ठीक है, अब अगला जो है 10 साल हो गए हैं PM जो है जनधन योजना को, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो PM जनधन योजना आया था ये
14 में आया था, आपको ध्यान में रखना है। और ये नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वित्तीय समावेशन का जो स्कीम है, जो पूरे दुनिया में चलाया जा रहा है, उसमें जो है सबसे बड़ा स्कीम है ये पीएम जनधन योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, 50 ईयर हुआ है कि किसको, इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को 50 साल हो गए हैं, क्योंकि 1974 में इंडिया का पहला माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बोलते हैं सेवा। ये सेवा क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो इसका 50 साल हुआ है, मतलब इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो सूक्ष्म वित्तीयन होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसको रजिस्टर्ड किया गया था एज ए कोऑपरेटिव बैंक के रूप में। तो जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये जो बांग्लादेश के जो हैं अभी जो चर्चा में रहे हैं, इनको माना जाता है कि इन्होंने नींव रखी थी जो इंडियन कह रहे हैं, जो मॉडर्न जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो सूक्ष्म वित्तीय जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उसके इस्टेब्लिशमेंट में और ग्रामीण बैंक के इस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने 1976 में बांग्लादेश में नींव रखी थी, और इसके लिए इनको जाना जाता है। तो अभी जब बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे कि भाई इन्होंने ऐसा, और इनको नोबेल भी मिला है, ये भी ध्यान में रखना। ये हम आपको ऑलरेडी आईआर वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो रेगुलेटरी बॉडी है ये आरबीआई है, आपको ध्यान में रखना है। और मालेगांव जो समिति है, मालेगांव समिति, ये जुड़ा हुआ है। ये क्या किया था कि ये बोला था कि एनबीएफसी एमएफआई पे जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमिटी और जो एमएफआई है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इस पर एक फ्रेमवर्क लाया जाए रेगुलेट करने के लिए। तो ये कौन दिया था, मालेगांव समिति जो है 2010 में आया था। अब बस एक लास्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है, 91 तक हम लोग हैं, हम लोग 83 पे पहुंच गए हैं, धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है। तो पीएम ने क्या किया है कि फाउंडेशन किया है, किसके लिए, तो बधावन पोर्ट। आपको ध्यान में रखना है कि 2 पोर्ट जो है 13वां और शायद 13 पोर्ट है, अभी 12 पोर्ट है, और 13 और 14 पोर्ट जो है अभी 2 है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो अंडमान निकोबार में है शायद एक पोर्ट बन रहा है, उस एग्जैक्टली मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसे, लेकिन जो 13वां हमारा पोर्ट है ये बधावन पोर्ट अभी महाराष्ट्र में जो है, उसका पालघर में उसको पीएम ने उसका शिलान्यास किया है। ये 13वां मेजर पोर्ट होगा। और जो 14वां जो है वो हमको लगता है कि गलेथिया बे में शायद बन रहा है, ठीक है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा अंडमान निकोबार के पास, तो ये देख लीजिएगा। और कंट्री का ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी क्वेश्चन 2023 में पूछा है, पोर्ट के बारे में 3 दे दिया है और मैचिंग दे दिया है कि ये लार्जेस्ट पोर्ट है, ये प्राइवेट पोर्ट है, ये डीपेस्ट वाटर पोर्ट है, तो उसको मिलान करने में आपको आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला है, ये वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट है, तो एक डीप वाटर पोर्ट में से भी एक है, लेकिन ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बधावन पोर्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रेल, जो फेम है और फेम 2 है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जो है प्रमोट करने के लिए जो है लाया गया था। याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ द्वारा लाया गया है, गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। तो ई ड्राइव स्कीम कौन लाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री लाया है। इसका टाइम पीरियड कब से कब है, तो 2024 से 2026 तक है, और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। और इंडिया और यूएस ने क्या किया है कि, अगला है, इंडिया और यूएस ने ज्वाइन किया है कि भाई मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। तो किसके लिए, तो सिक्योर सस्टेनेबिलिटी सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो इस पर ये इंडिया और यूएस एक सहमति फ्रेमवर्क जारी किया है, पार्टनरशिप किया। अगला है टर्म फाइनेंशियलाइजेशन, अभी जो है लेके बहुत चर्चा में रहा है कि फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है। तो इट इज़ ए प्रोसेस वेयर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल एलिट्स गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटवर्ड। कहने का मतलब है कि जो हमारे जो प्रोसेस है ये कैसा, जिसमें जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो फाइनेंशियल एलिट्स हैं, जो बौद्धिक हैं, वो क्या करते हैं ना कि अपना इकोनॉमिक पॉलिसी पे ही जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने लगते हैं, इसी को फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम अगला है कि चेंजेस इन इंडिया फूड कंजम्पशन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ठीक है। ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। तो ये सर्वे जो है लाया गया है किसके द्वारा, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, इन्होंने ये लाया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है भास्कर इनिशिएटिव, ठीक है। भास्कर इनिशिएटिव के बारे में ध्यान में रखना है कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत
आता है। अगला है विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि विंडफॉल टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन इंडस्ट्री दैट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली एबव एवरेज प्रॉफिट्स ड्यू टू द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। मान लेते हैं कोई कंपनी है, जैसे एक रिलायंस कंपनी है और वो व्यापार कर रही है, तो उसको जो है ना कुछ ज़्यादा ही फायदा हो रहा है। एक्सपीरियंस क्या करता है, एवरेज प्रॉफिट ड्यू टू द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। मान लेते हैं कि उसको जो है कोई अपना कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो कहता है कि जब तुम ज़्यादा फायदा कमा रहे हो, हम तुम्हारे लिए पॉलिसी लाए हैं, तो तुम जो है एक्स्ट्रा टैक्स दो, और इसी को जो है विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है, ठीक है, तो ये कुछ कंपनियों पर लगाया जाता है जो कि ज़्यादा मुनाफा कमा रहते हैं। अगला है स्पाइस स्कीम। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका जो है स्पाइस सेक्टर में जो है इसको इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव जो है इंटरवेंशन के लिए, जिससे कि हमारा स्पाइस का जो है डेवलपमेंट हो, उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए ये लाया गया है। तो इस प्रकार हमने विजन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद आपको आपका साइंस एंड टेक, आईआर, सिक्योरिटी और आपका डिफेंस, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया विजन का सीरीज़। आप इसको एक एक दो दो घंटा में आराम से इसको रिवाइज करके और आप जा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपका आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस विंडो से भी जल्द जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।